गवर्नमेंट एग्ज़ाम एक स्कैम है? क्या ये एक रैट रेस है जिसमें सभी के सभी लोग फंसते जाते हैं? मान लो आप कोई मैच खेलने जा रहे हो और आपको पता हो कि पहले से ही वो फिक्स्ड है, तो क्या आपको खेलने का मन करेगा? एजुकेशन सिस्टम में इतना स्कैम क्यों चल रहा है? वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों, मैं हूँ आरची विश्वकर्मा और आज के इस टॉपिक पे बात हम करेंगे जो कि है रिलेटेड गवर्नमेंट एग्ज़ाम से। काफ़ी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, काफ़ी लोग आईएएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं। लाखों करोड़ों ये लोगों का सपना होता है कि हम आईएएस बने, घर वालों का भी सपना होता है इंक्लूडिंग। तो एक बच्चा कितना मेहनत करता है एक आईएएस ऑफिसर बनने में। क्या हो जब आपको पता हो कि आपकी इतनी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है, फ्रॉड करके आईएएस ऑफिसर तक बन जाते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ केसेस लेंगे जिसमें कि लोग फर्जी तरीके से अपना सिलेक्शन ले लेते हैं और जो जो लोग मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं यूपीएससी की, वो लोग कैसे पीछे रह जाते हैं। ये है ज्योति मिश्रा जो कि यूपी में रहती हैं और इन्होंने एससी का फर्जी जाति प्रमाण पत्र देके यूपीएससी का फॉर्म भरा। इनके पापा यूपी पुलिस में पोस्टेड हैं एक कांस्टेबल की पोस्ट पे और उनके पापा का नाम है सुरेश मिश्रा। ज्योति मिश्रा ने 2020 में भी एक एग्ज़ाम दिया था जिसमें वो फेल हो गई थी और फिर उसके बाद 2021 में एग्ज़ाम दिया था जिसका रिज़ल्ट 2022 में आया था। तो जानते हैं कि उनका एक झूठ कितना बड़ा हो गया और कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो उनका 100 झूठ उन्हीं के ऊपर कैसे भारी पड़ा, आइए देखते हैं। तो पहले तो ज्योति के पापा माने नहीं उनकी कोचिंग के लिए। एक तो वो बाहर था और उनके पास उतना पैसा भी नहीं था, बट ज्योति ने अपने पापा को कैसे भी करके कन्विंस किया और फिर उसके पापा ने उसको पैसे दिए। वो भी उसके पैसे जो उसकी घर शादी के लिए बचा के रखे थे, वो पूरे पापा ने उसके पैसे दे दिए कोचिंग में, यूपीएससी की कोचिंग में। फिर उसने 2021 में एग्ज़ाम दिया जिसका रिज़ल्ट आया 2022 में। उसमें भी वो फेल हो गई थी। लेकिन जब उनकी बहन आरती मिश्रा ने ये चेक किया तो उनका नाम मिला उनको ज्योति मिश्रा के नाम से। उन्होंने फ़ोन करके उनसे पूछा कि क्या ये तुम्हारा ही नाम है? तो उसने कह दिया हाँ। उन्होंने हाँ इसलिए बोला था ताकि वो अपना फेलियर छुपाना चाहती थी और इसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी जो कि वो सोची नहीं होंगी। तो क्या हुआ कि उनकी जो बहन थी उनने सबको बता दिया और धीरे धीरे फैमिली में ये बात फैल गई, फैमिली से फ्रेंड्स में और फ्रेंड्स से पूरे मोहल्ले में, हर जगह ये बात फैल गई कि ज्योति यूपीएससी एग्ज़ाम में 432वीं रैंक पाई है और ये बात पूरी जगह फैल गई। उनके पापा बहुत ज़्यादा प्राउड हो गए कि मेरी बेटी ने ऐसा किया। पर जो सुरेश मिश्रा थे उन्होंने एक चीज़ चेक नहीं की, क्योंकि उनको अपनी बेटी पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, तो उन्होंने उसका रोल नंबर नहीं मांगा, ना कभी चेक किया कि कितने मार्क्स आए या कुछ हुआ है। उसके बाद ज्योति ने इस झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोला कि उनको अब जाना होगा ट्रेनिंग के लिए लबासना। लबासना है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे आईएएस लोगों की ट्रेनिंग होती है। तो जो आईएएस की ट्रेनिंग होती है, जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो 2 साल की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम होता है। जब आप उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तभी आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, नहीं तो फिर आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो ये सब उसने बोला कि हाँ मैं ट्रेनिंग में चली गई हूँ। फिर उसने अपने घर वालों को बोला कि उसकी पोस्टिंग हुई है इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, जो कि है स्पेन में, और अगर वो कोई और पोस्ट बताती तो उसको इंडिया में रहना पड़ता और इंडिया में अगर वो रहती तो उसका झूठ पकड़ा जाता, इसलिए उसने ऐसा बोला। ज्योति ने इतना झूठ बोल दिया था कि उसको डर लगने लगा और इसलिए वो व्हाट्सएप पे अपने घर वालों से बात करती थी। वो 2 साल में सिर्फ 2 या 1-2 बार ही अपने घर वापस गई। ज्योति के पापा को कहीं ना कहीं उस पर शक तो ज़रूर हो रहा था। 2 साल तक उसने अपने घर वालों से ये झूठ बोला कि वो आईएफएस में हैं और वो स्पेन में रहती हैं, लेकिन वो रह रही थी दिल्ली में। उसको 25,000 रुपये की सैलरी मिल रही थी, वो भी शायद से वो प्राइवेट जॉब कर रही थी कहीं पे दिल्ली में रह के। तो ये सब जब सामने आया तो ज्योति के पापा को बहुत ज़्यादा धचका लगा। और तो और इस दौरान जब उसका सिलेक्शन की झूठी खबर फैली और उसने झूठ बोला कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद वो काफ़ी जगह भी, मतलब प्रोग्राम्स वगैरह में भी गई है, स्पीच भी दी गई, उसे बहुत सी चीज़ों से सम्मानित भी किया गया है। और तो और यूपी पुलिस ने एक पोस्ट भी डाली थी उसके ऊपर कि कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप
आपने पूजा सिंघल के बारे में तो बहुत सुना होगा। पूजा सिंघल इंडिया की फर्स्ट आईएएस ऑफिसर, यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि 21 ईयर्स ओल्ड में बन गई थी। तो इन्होंने भी एक फ्रॉड किया था। 11 मई 2022 को ईडी की रेड पड़ी थी और इनको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया। इनने महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट स्कीम के तहत एक फ्रॉड किया था, जिसमें 19 करोड़ की जो कैश थे वो इनके घर से बरामद हुए। आईएएस ऑफिसर के ऊपर कोई भी ऐसी रिसर्च वगैरह नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो रहते हैं वो अलाउ ही नहीं करते हैं, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से मिले होते हैं। और ऐसे ही एक केस है पूजा खेड़कर का। पहले आपको पूजा खेड़कर के बारे में जानिए कि कौन है और किस बैकग्राउंड से उनकी फैमिली आती है। जितने भी ये सब हो रहे हैं फ्रॉड वगैरह, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के दम पे या पावर के बेसिस पे ही हो रहे हैं। पूजा खेड़कर महाराष्ट्र अहमदनगर की रहने वाली हैं। उनके पापा हैं दिलीप खेड़कर। उनके पापा एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और दो और पॉलिटिशियन हैं, जो 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे और उनको मिली थी 15,000 वोट। पूजा की मम्मी मनोरमा खेड़कर एक सरपंच है उन्हीं के गांव में। जगन्नाथ बुढ़ावत, पूजा के दादाजी, वो एक रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। तो जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड थी वो अच्छी खासी रिच फैमिली बैकग्राउंड थी। उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया 2019 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस के पोस्ट के ऊपर, बट उसमें भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर नवंबर 2021 में उन्हें नेशनल स्पोर्ट्स असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने ये सीट ठुकरा दी। फिर नवंबर 2021 में उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, वो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर। 2 रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर उन्होंने फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई किया। एक तो था ओबीसी और दूसरा था पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूबीडी के अंदर, पीडब्ल्यूबीडी में उसने 2 कैटेगरी में किया, एक विजुअल इम्पेयर्ड और एक मेंटली इल के उसमें। 2 अप्रैल 2022 यूपीएससी एम्स के जो मेडिकल होना था, तो उन्होंने पूजा को 6 बार नोटिस भेजा कि आपका मेडिकल होना है, और पूजा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो कलेक्ट्रेट से जब उनको ज़्यादा प्रेशर आया तो उन्होंने एक बहाना बनाया कि पहला तो उनको कोविड है और सेकंड वो एमआरआई स्कैन नहीं करवा पाएगी, क्योंकि उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब जिसे बंद जगहों में घुटन होती है और डर लगता है, तो वो चीज़ है। छोटे से कमरे में या बंद चीज़ों में वो नहीं रह सकते, और एमआरआई में ये होता ही है। एमआरआई स्कैन में अगर आप लोग ये फ़ोटो देख रहे हैं तो ऐसा होता है। जो डीओपीटी थी, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कोऑपरेट कर रही थी यूपीएससी के मेडिकल करवाने का से लेकर पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो रहता है, तो वो कर रही थी। तो उनको एक लेटर लिखा गया कि ये कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। फिर उसके बाद पूजा गई सीएटी के पास अपना केस लेके। सीएटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं कास्ट के, वो सॉल्व करवाते हैं। उसने बताया सीएटी वालों को कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, इसलिए मैं एमआरआई नहीं करवा सकती हूँ। आप चाहो तो आप दूसरा कोई मेथड बता दें जिससे कि मेरा मेडिकल हो सके। पर डीओपीटी की तरफ से ये डिक्लाइन कर दिया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आपको एमआरआई करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद पूजा गई बॉम्बे हाई कोर्ट अपना केस लेके, और उधर जाके उसे अप्रूवल मिल गया कि तुम एमआरआई की जगह कोई और मेडिकल टेस्ट करवा सकती हो। लेकिन पूजा एम्स गई थी। ये सब होने लगा। फिर अपॉइंटमेंट हुआ कलेक्टर की तरफ से, उनको ट्रेनिंग दी गई। जो ट्रेनिंग होता है ना, हर एक कलेक्टर के अंडर उनकी ट्रेनिंग होती है। आरटीआई एक्सपर्ट विजय कुमकर को उन पे शक हो गया कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कैंडिडेट को हमें आईएएस ऑफिसर नहीं बनाना चाहिए, इतनी बड़ी पद्धति नहीं देनी चाहिए। तब उनको अकल आई, तो उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ हो सकता है। और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी चेक किया, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ लगी। अपनी ट्रेनिंग के दौरान और ज्वाइनिंग के पहले उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट मांगे और बहुत ही ज़्यादा बिहेवियर किया जो भी कांस्टेबल्स थे उनके साथ। उन्होंने अपनी प्राइवेट ऑडी A4 में लाल बत्ती की डिमांड की, और तो और वीआईपी नंबर प्लेट की भी मांग की। महाराष्ट्र सरकार बोर्ड की भी उन्होंने मांग की थी। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इसको साफ तौर पे डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते। उनका ये कहना था कि आज तक किसी भी ट्रेनी ने इतनी ज़्यादा मांगे नहीं रखी है अपनी ट्रेनिंग के दौरान। हो सकता है कि इनको आईएएस नहीं बनाना चाहिए, ऐसा उन्होंने लेटर दिया। तो ये मामला तब सबके सामने आया जब ये लेटर गया, और फिर उसके बाद
पता चला कि पूजा खेड़कर ने भी एक फ्रॉड किया है। जो शुरू में उन्होंने जिस कैटेगरी में फॉर्म भरा है, रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर, ये सब पूरा जो था वो फ्रॉड था। 27% की जो रिजर्वेशन होती है वो ओबीसी को मिलती है, और ये तभी मिल सकती है कि जब इसमें भी कोई बहुत सारे कंडीशंस रहती है। फॉर एक पहली कंडीशन तो ये होती है कि जो भी कैंडिडेट है उनके मम्मी पापा ग्रुप ए या ग्रुप बी की जॉब में नहीं होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट में। और सेकंड कंडीशन ये होती है कि जो कैंडिडेट है उसकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन में भी पूजा एलिजिबल नहीं थी क्योंकि उनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी, और पता चला कि उनकी जो ऑडी थी उस पर 21 चालान थे जो कि थे 27,000 रुपये के। और जैसे ही ट्रैफिक पुलिस उनके घर पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनकी 3 ऑडी और थी, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि उनकी इनकम ज़ीरो है और उनके पापा सेपरेटेड हैं और उनकी मम्मी पापा सेपरेटेड है, मतलब डिवोर्स्ड हैं, तो उनको इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। ये सब झूठ तरीके से बोल के वो आगे बढ़ी और वो चाहती थी कि IAS ऑफिसर बन जाए, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बात को पलट दिया। क्या लगता है आपको, अगर ऐसे फ्रॉड लोग ही हमारे देश को चलाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ पाएगा या सिर्फ यही आगे बढ़ेंगे? तो ये चीज़ थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, और मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ पे ये बनाया जाए, क्योंकि लोग इतनी मेहनत करके यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, कुछ लोग सफल हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग निराश होकर ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। तो बस यही है कि करप्शन बढ़ रहा है और ये फ्रॉड चल रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ही कोई ऐसे टॉपिक के साथ जो कि इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए बाय, और मुझे कमेंट करके बता देना कि क्या आपका भी सपना है यूपीएससी क्रैक करने का या नहीं। मेरा था लेकिन अब नहीं है।